अपने चैनल नंदुश ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूँ। आशा है आप लोग सब अच्छे से अपने पढ़ाई का अपना और अपने फैमिली का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो मैं आज आपके लिए अपना सेल जो चैप्टर है उसका पार्ट 2 वीडियो लेके आया हूँ। जो भी पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है बायोलॉजी का 9th क्लास का बायोलॉजी का चैप्टर 1 सेल, तो वो पहला पार्ट देख लीजिए। और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वहाँ पे आपको मिल जाएगा पार्ट 1 सेल का वीडियो मिल जाएगा, तो उसे आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो यहाँ पर अभी एक न्यूज़ हाल ही में था कि केरला में एक बच्चा है, आप देख सकते हैं। केरला में एक बच्चा था जो कि केरला में जो ये जो देख रहे हैं आप, वो बच्चा ये गया था तालाब में नहाने के लिए। तालाब थोड़ा सा गंदे पानी से था, तो वहाँ पे उसके नाक में एक एमोeba का एंट्री होता है जो कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, सिंगल सेल होता है उसका। और वो क्या किया, उसके ब्रेन को खा गया। उसके ब्रेन को खा गया। मतलब कितना खतरनाक हो सकता है अगर हम लोग अच्छे से अपना सैनिटेशन, अपना हाइजीन को अगर अच्छे से मेंटेन नहीं करते हैं तो बहुत ही खतरनाक हो सकता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए आप लोग भी थोड़ा सा सतर्क रहिए और अपना सैनिटेशंस वगैरह अच्छे से फॉलो कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो ये थोड़ा छोटा सा सजेशन था जो कि आपको फॉलो करना है। अच्छा, अब बताइए आपका कल का दिन कैसा रहा। हाँ, आशा करता हूँ आपका दिन अच्छा होगा, प्रोडक्टिव होगा। क्योंकि देखो, हमें अपना दिन को प्रोडक्टिव बनाना है, अच्छे से पढ़ाई लिखाई करना है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको सुबह तो जल्दी उठ जाना है। सुबह जल्दी उठ के सारा काम ख़त्म करके अपना फॉर्मूला शीट देखना है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हमें फॉर्मूला शीट क्या है, फॉर्मूला शीट एक आपको बनाने का रहता है। ये आप इसमें वो चीज़ अपडेट करते हो, लिखते हो जो चीज़ आपको एक बार में याद नहीं होता है। तो इससे क्या होता है दोस्तों, हर दिन सुबह उठ के अगर आप फॉर्मूला शीट देखते हैं अपना और उसको हमेशा अपडेट करते रहते हैं, जो चीज़ आपको याद नहीं होता, जैसे मैथ्स के फॉर्मूलेस वगैरह, जैसे कि एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या है। तो बहुत सारे फॉर्मूला है जो कि एक बार में याद नहीं होता है दोस्तों। तो वो सब फॉर्मूलाज वगैरह को याद करने के लिए, या फिर कुछ भी केमिस्ट्री के सिंबल्स वगैरह हैं, कैल्शियम सल्फेट का सिंबल क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिंबल क्या है, जो बार बार हमें याद नहीं होते, बार बार पढ़ने से ही याद होते हैं। तो वैसे उस फॉर्मूला शीट को बना के सुबह उठते ही 5 मिनट, बस 5 मिनट बस एक बार देख लीजिए। हर दिन ये अगर आदत डाल लेंगे ना, हर दिन ये आदत बस डाल लीजिए, तो देखिएगा 1 महीने में आपका बहुत सारा इंप्रूवमेंट हो गया दोस्तों, बहुत सारा इंप्रूवमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग इस वीडियो में क्या देखने वाले हैं दोस्तों। आज इस वीडियो में बहुत सारा चीज़ होगा, बहुत सारा पढ़ाई की बातें होंगे, बहुत सारा मस्ती की बातें भी होगा, पढ़ाई भी होगा, मोटिवेशंस भी होगा, कुछ न्यूज़ के जैसे कि अभी बताया मैं केरला वाला न्यूज़, कुछ वो सब भी बातें, कुछ ट्रिक्स वगैरह भी बताऊंगा जिससे कि आपको याद करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। और लास्ट में अपना क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस क्वेश्चंस वगैरह रहेगा जो कि आप नीचे दिए हुए कमेंट पे आप बताएंगे। ठीक है दोस्तों, कमेंट करके बताइए, अपना फीडबैक दीजिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आज का मोटिवेशन क्या है, हमारी आखिरी उम्मीद हम खुद हैं दोस्तों। क्योंकि ये जो लाइफ है ना दोस्तों, इसमें बहुत उतार चढ़ाव, बहुत ही उतार चढ़ाव आएंगे। वो हर दिन आपको चैलेंजेस वगैरह मिलेंगे, प्रॉब्लम्स आएंगे, प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स होंगे लाइफ। लेकिन इसको ना प्रॉब्लम की तरह नहीं, इसको अपॉर्चुनिटी की तरह देखिए दोस्तों। इसको सोचिए कि मैं इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कितने अच्छे तरीके से निकाल सकता हूँ। जब इस तरीके से आप सोचेंगे उस सिचुएशन को कैसे अच्छे से बेस्ट वे में डील करूँ, तो ये सोचना है दोस्तों। हर हमेशा उम्मीद नहीं छोड़ना है दोस्तों, हमेशा एक पॉजिटिव एटीट्यूड लेके ही चलना है दोस्तों, पॉजिटिव एटीट्यूड लेके चलना चाहिए दोस्तों। तो जब तक उम्मीद है, उम्मीद पे दुनिया कायम है दोस्तों। इसलिए अपना होप जो है ना, होप नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, वो होप हमेशा बरकरार रहना चाहिए दोस्तों। तो ये आज का मोटिवेशन था, हार नहीं मानना है। सुबह उठ के अपने आप से पहले ओथ करना है दोस्तों। क्या करना है, कमिटमेंट, पहले वादा करना है दोस्तों। क्या वादा करोगे, पहले करोगे खुद से वादा। वादा क्या करना है दोस्तों, कि आज कमिटमेंट करना है। क्या कमिटमेंट करना है दोस्तों, पहले तो आपको अपने आप से कमिटमेंट करना है कि मेरा जो ड्रीम है, कि मेरे को ऑफिसर बनना है, कि मेरे को डॉक्टर बनना है, इंजीनियरिंग बनना है, या फिर आईआईटी में पढ़ना है। तो जो भी ड्रीम है दोस्तों, तो उसको मैं उस ड्रीम को पहले वर्चुअली इमेजिन करना है दोस्तों, अपने दिमाग में इमेजिन करना, अपने गोल को बनाना है। डेली गोल्स वगैरह बनाइए, दिन का प्लान वगैरह बनाइए, और जो भी मिस्टेक होता है उससे सीखने का ट्राई कीजिए। ठीक है, क्या होता है, फेल हो गया जो भी हुआ तो ट्राई एंड ट्राई अगेन। आपको ट्राई टिल यू डाई, जब तक मरते नहीं तब तक ट्राई करना चाहिए दोस्तों। और डोंट डाई बट अनटिल यू ट्राई। और मरते दम तक ट्राई नहीं, आप ट्राई करते रहिए, सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगी। एक कंपटीशन के हिसाब से
एक अच्छे से माहौल बना के आपको अपने आप से कमिट करना है कि मैं आज दिन भर अच्छे से पढ़ाई लिखाई करूँगा। अगर मन नहीं लगता है ना, तो उस माता पिता के बारे में सोचो, अपने माँ और पिता के बारे में सोचो, जो कि दिन रात मेहनत करके आपके लिए अच्छे भविष्य के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, आपको अच्छे पढ़ाने के लिए, अच्छे कपड़े के लिए, आपको अच्छे से स्कूल कॉलेज वगैरह में भेजने के लिए, आपके एजुकेशन के लिए कितना वो मेहनत कर रहे हैं। तो उनके बारे में सोच के और अपना पढ़ाई को एक अच्छी डायरेक्शन में लेके जाइए और अच्छे से एंजॉय कीजिए दोस्तों आज का डे को, ठीक है। तो ये सबसे पहले काम है, अपने आप से और कमिटमेंट करना है दोस्तों। सेकंड चीज़ क्या है, अपना प्लानिंग मैनेजमेंट करना है दोस्तों। आपको प्लानिंग मैनेजमेंट करना पड़ेगा अपना। आपको डेट डेट डालना है यहाँ पे, फिर पूरा डिटेल यहाँ पे दिया गया है। सुबह 4 बजे से पूरा 24 आवर्स का पूरा शेड्यूल आपको बनाना है। 24 आवर का शेड्यूल, 24 आवर में आपको पूरा लिख लेना है कि ये टाइम से ये टाइम तक अपने को खेलना है, ये टाइम से ये टाइम तक हमको पढ़ना है। डेली 4 आवर्स, अगर आप 9th-10th के स्टूडेंट हैं, 3 to 4 आवर का स्टडी टाइम टेबल एक रखिए। उसमें होमवर्क वगैरह भी कीजिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए दोस्तों। और रिवीजन इज़ द की टू सक्सेस, और रिवाइज हमेशा बार बार करते रहिए दोस्तों। तो ये सब चीज़ सुबह उठ के आपको जल्दी से उठ के पानी वानी पी के अपना फॉर्मूला शीट देखिए, ठीक है, और अपने आप से कमिटमेंट करके पढ़ने बैठिए दोस्तों, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। फिर अपना डे को प्लान कीजिए। प्लान करने के बाद अब हम आ गए हैं अपने वीडियो पे, जो कि है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जो कि चैप्टर 5 का क्लास 9th का चैप्टर 5 है। मेम्ब्रेन से, ठीक है दोस्तों। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है क्या? इसको सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। जो ऊपर का कवरिंग होता है उसी को बोलते हैं दोस्तों प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये जो होता है आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल होता है, और ये प्रोटेक्शन का काम करता है, सेल को प्रोटेक्ट करने का काम आता है दोस्तों। और ये सिलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन है। क्या है ये सिलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन? ये सिलेक्ट कर करके कुछ भी मटेरियल को आर या फिर पार, मतलब आप अंदर अलाउ करता है या फिर बाहर अलाउ करता है। तो ये सिलेक्ट कर करके चीज़ों को अंदर से बाहर या फिर बाहर से अंदर करता है दोस्तों। तो जो भी दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर अच्छा लग रहा है वीडियो सब्सक्राइब कर लीजिए, या फिर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों। अगर अच्छा ना लगे तो डिसलाइक कीजिए, और डिसलाइक क्यों कर रहे हैं उसका रीज़न भी बताइए दोस्तों। ओके दोस्तों, तो ये आपको काम कर लेना है दोस्तों। तो हम लोग पढ़ रहे थे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि एक सिलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन है। तो ये चीज़ों को आपस में अंदर बाहर के लिए अलाउ या फिर अलाउ नहीं भी करता है दोस्तों। जब गैसियस चीज़ों को अलाउ करता है तब उस चीज़ को बोलते हैं डिफ्यूजन, उस प्रोसेस को बोलते हैं डिफ्यूजन दोस्तों, ठीक है। तो गैसेस कैसे कैसे गैसेस को अलाउ करेगा वो? कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है या फिर ऑक्सीजन हो सकता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। और जब वो वाटर का मूवमेंट करवाता है अंदर से बाहर, तब वो प्रोसेस को ऑस्मोसिस बोलते हैं दोस्तों। कभी भी देखिए दोस्तों, याद रखिएगा, अगर गैसियस मूवमेंट हो रहा है सेल के अंदर बाहर तो डिफ्यूजन बोलेंगे, अगर वाटर का मूवमेंट हो रहा है अंदर बाहर तो उसे ऑस्मोसिस बोलेंगे दोस्तों। और कभी भी ये चीज़ हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ होता है दोस्तों, ठीक। कभी भी अगर देखेंगे पानी, पानी ऊपर से नीचे ही आता है, राइट। पानी अगर यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ कम है, तो ज़्यादा वाले से कम वाले में जाता है पानी, ठीक वैसे ही दोस्तों। मतलब हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ ही अपना जो मूवमेंट होता है वो मूवमेंट होता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अब ऑस्मोसिस जो है उसमें थोड़ा सा चीज़ है दोस्तों, उसमें 3 टाइप का चीज़ हो सकता है। पहला चीज़ क्या है दोस्तों, सेल के अंदर पानी जा सकता है या फिर सेल के बाहर पानी जा सकता है। तो सेल के अंदर जब पानी जा रहा है तो इसका मतलब क्या है, बाहर पानी ज़्यादा होगा और अंदर पानी कम होगा। जैसे कि एग्जाम्पल क्या है दोस्तों, किशमिश रात में किशमिश डालते हैं, चना डालते हैं, तो उस किशमिश और चना सिकुड़ा हुआ होता है दोस्तों। लेकिन जब उसको पानी में डालते हैं तो पानी का कंसंट्रेशन बाहर ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से बाहर का पानी अंदर चले आता है दोस्तों। तो ये सेल जो होता है, जो सिकुड़ा हुआ सेल जो होता है किशमिश, वो सुबह होकर फूल जाता है दोस्तों। तो उस फूलने को इंग्लिश में बोलते हैं स्वेलिंग बोलते हैं दोस्तों, स्वेल होता है। तो सेल क्या हो गया दोस्तों, स्वेल हो गया दोस्तों। और उस सॉल्यूशन को बोलते हैं दोस्तों हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। और यही चीज़ जब उल्टा हो जाता है, ये जब उल्टा क्या हो जाता है कि सेल के अंदर ज़्यादा पानी है और बाहर पानी ही नहीं है दोस्तों, नमक ज़्यादा है। जैसे कि हम लोग जब सब्जी वगैरह बनाते हैं तो सब्जी में जो वेजिटेबल्स होता है, वेजिटेबल्स के अंदर पानी ज़्यादा होता है, और हमारे कढ़ाई में तेल होता है, वहाँ पानी होता नहीं है। तो इसीलिए जब नमक डालते हैं तो सब्जी के अंदर का पानी बाहर चले आता है दोस्तों। और वो देखेंगे जो फूला फूला वेजिटेबल था वो सिकुड़ जाता है, और दोस्तों जब और वो इतना इतना वेजिटेबल्स इतना सा हो जाता है दोस्तों। तो इसी ही कारण है, तो वो जो सॉल्यूशन बनता है वो हो गया हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हो गया दोस्तों। और तीसरा टाइप का एक सॉल्यूशन है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है दोस्तों, सेल के अंदर का पानी और सेल के बाहर का पानी सब बराबर होगा दोस्तों। सेल के अंदर का पानी और सेल के बाहर पानी
सब बराबर होगा, ना पानी अंदर आएगा ना पानी बाहर जाएगा दोस्तों। तो उस टाइप के सॉल्यूशन को बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं दोस्तों। आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा दोस्तों, ठीक है। जो भी लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि इतना मेहनत से सब पीपीटी वगैरह बनाया जाता है, तो ये सब आपके लिए बनाया जाता है। तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। अगर जो डिसलाइक करते हैं उसको उसका रीज़न वगैरह भी बताइएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर ये देखिए, बाहर का जो कवरिंग इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये बनता किस चीज़ से? लिपिड से और प्रोटीन से बनता है दोस्तों। और लिपिड क्या है दोस्तों? ये एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो कि नेचुरली पाया जाता है और पानी में इनसॉल्युबल होता है दोस्तों। ज़्यादातर ये सेल मेम्ब्रेन के बनाने का काम आता है और एनर्जी के स्टोर करने का काम आता है दोस्तों। अब डिटेल अगर देखेंगे लिपिड्स के बारे में, तो लिपिड्स में दो पार्ट होता है, एक पोलर पार्ट एक नॉन पोलर पार्ट। जो पोलर पार्ट होता है दोस्तों वो हाइड्रोफिलिक होता है। हाइड्रोफिलिक, हाइड्रो मतलब वाटर, हाइड्रो मतलब वाटर, फिलिक मतलब लवर। और और एक पार्ट होता है, ये हो गया देखिए पोलर पार्ट, जो कि वाटर लवर है, हाइड्रोफिलिक। और ये जो पार्ट है इसको नॉन पोलर बोलते हैं, जो कि हाइड्रोफोबिक होता है। हाइड्रो मतलब वाटर, फोबिक मतलब हेटर। तो ये वाटर हेटर है और ये वाटर लवर पार्ट है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है ये इस टाइप, ये एक लेयर का स्ट्रक्चर है, ये दूसरा लेयर का स्ट्रक्चर। तो दो लेयर, इसीलिए इसको बोलते हैं बाई लेयर स्ट्रक्चर। लिपिड से बनता है इसलिए इसको बोलते हैं लिपिड बाई लेयर स्ट्रक्चर। आई होप ये स्ट्रक्चर आपको क्लियर हो गया होगा दोस्तों। ये आपके एनसीईआरटी बुक्स में नहीं है, बट फिर भी थोड़ा सा आपको याद रखना है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है वो लिपिड बाइलेयर का स्ट्रक्चर होता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब आगे देखते हैं दोस्तों, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शंस वगैरह क्या है ये देख लेते हैं दोस्तों। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शंस मेनली क्या है? प्रोटेक्शन, सेल को प्रोटेक्ट करता है दोस्तों, ठीक है। और किसी भी चीज़ को अंदर या फिर बाहर अलाउ करना है कि अलाउ नहीं करना है, तो उसका भी मूवमेंट वगैरह वही कराता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन और या फिर ऑस्मोसिस, जिसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं दोस्तों। साइटोप्लाज्म जो होता है, साइटोप्लाज्म सॉरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है दोस्तों, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि एमोएबा है, जैसे कि ऐसे ऐसे टिपिकल होता है, तो उसको फूड वगैरह को एनगल्फ करने के लिए भी इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाता है और उसको एनगल्फ कर लेता है। तो उस प्रोसेस को बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। क्या बोलते हैं दोस्तों? एक बार रिपीट करो 5 बार, एंडोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस। ये जितने बार रिपीट करोगे दोस्तों तो उतने अच्छे से कॉन्फिडेंटली फ्लुएंटली आप बोल सकते हो। तो आपको अगर कहीं पूछा जाए तो आप वहाँ भी बोल सकते हो, तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा इसको बोलने का ट्राई करो। अब सेकंड चीज़ पढ़ते हैं दोस्तों सेल वॉल के बारे में। सेल जो होता है प्लांट सेल में, स्पेशली प्लांट के सेल में क्या होता है दोस्तों, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर और एक प्रोटेक्शन के लिए एक लेयर होता है जिसको कि सेल वॉल बोलते हैं। ये डेड लेयर होता है दोस्तों, डेड होता है, नॉन लिविंग होता है, और ये रिजिड होता है और फुल्ली परमेबल, कुछ भी चीज़ को अंदर वो बाहर कर मतलब अलाउ कर देता है। और ये रिजिड होता है जो कि स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है दोस्तों, पूरा स्ट्रेंथ देता है दोस्तों। तो इसका फंक्शन क्या है दोस्तों? स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है सेल को दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन, जो कि दो चीज़ बड़े, उसका डिफरेंस क्या है दोस्तों, इसके बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। तो सेल मेम्ब्रेन जो होता है दोस्तों वो प्लांट में भी होता है, एनिमल में भी होता है, लेकिन जो सेल वॉल है दोस्तों वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल्स में ही होता है दोस्तों, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफ्रेंशिएशन है जो कि एग्जाम में आता भी है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन? तो आपको ये बताना है, 2 मार्क्स आता है, 2 पॉइंट लिखना है और काम खत्म करना है दोस्तों। जो सेल मेम्ब्रेन जो होता है दोस्तों वो थीन होता है, पतला होता है, फ्लेक्सिबल भी होता है और डेलिकेट होता है, नाजुक होता है दोस्तों। लेकिन सेल वॉल जो होता है वो रिजिड होता है दोस्तों, जो कि उसको स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है अपना सेल वॉल, और ये डेड होता है दोस्तों, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों न्यूक्लियस के बारे में। किस चीज़ के बारे में? न्यूक्लियस के बारे में। जैसे कि ये अगर एक टिपिकल सेल है दोस्तों, टिपिकल सेल, तो ये ऊपर जो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, लेकिन ये जो अंदर बीच में होता है ना दोस्तों उसको बोलते हैं न्यूक्लियस बोलते हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको ब्रेन ऑफ द सेल भी बोला जाता है। जितना ही फंक्शंस है सेल का सब यही कंट्रोल करता है दोस्तों उस चीज़ को, ठीक है दोस्तों। तो ये कंट्रोल सेंटर भी बोलते हैं इसको। ये स्पेरिकल या फिर ओवल स्ट्रक्चर का ये होता है दोस्तों, ध्यान से देखिए, ये न्यूक्लियस है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद देखते हैं न्यूक्लियस एक्चुअली दोस्तों अगर देखा जाए तो पुराने ज़माने में जब ज़िंदगी इवोल्व हो रहा था, लाइफ का इवोल्यूशन हो रहा था, तो जो पुराने ज़माने में जो सेल्स वगैरह में जो न्यूक्लियस था वो उतना डेवलप नहीं था, इसीलिए उसको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस बोलते थे। उसको क्या बोलते थे? प्रोकैरियोटिक, मतलब पुराना, प्रो मतलब पुराना, पुराना न्यूक्लियस वगैरह। मतलब ये देखिए कितना कैसे दिख रहा है दोस्तों, बहुत पुराना न्यूक्लियस है, पुराना सेल है, उसके अंदर न्यूक्लियस उतना अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा था दोस्तों। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, सेल ऑर्गेनेल्स वगैरह उतना अच्छे से डेवलप नहीं हुए थे दोस्तों, ना ही न्यूक्लियर का मेम्ब्रेन हुआ करता था। और यह इसको न्यूक्लियस नहीं बोल के न्यूक्लियोइड बोलते थे। क्या बोलते थे? न्यूक्लियोइड। कहाँ पे? प्रोकैरियोटिक में। लेकिन यूकैरियोटिक अभी जो इवोल्यूशन के बाद अच्छे से
जो लाइफ अच्छे से इवॉल्व होने के बाद, डेवलप होने के बाद जो अभी लिविंग ऑर्गेनिज्म वगैरह हैं, वो जो सेल है वो यूकैरियोटिक सेल है। यू मतलब ट्रू, ट्रू सेल, ट्रू जिसमें कि ट्रू न्यूक्लियस है तो उसको बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल। इसमें सेल ऑर्गेनेल्स भी होते हैं, न्यूक्लियस का भी एक बाउंड्री होता है, न्यूक्लियस जो होता है अंदर का उसका भी एक बाउंड्री होता है, और यहाँ पे डीएनए और प्रोटीन्स वगैरह भी बनता है दोस्तों। तो ये डिफरेंस था यूकैरियोटिक में और प्रोकैरियोटिक सेल में दोस्तों। जो न्यूक्लियस होता है दोस्तों, न्यूक्लियस देख सकते हैं आप, इसका डायग्राम है न्यूक्लियस का, उसमें छोटा छोटा पोर्स होता है दोस्तों। पोर्स मतलब छोटा छोटा स्ट्रक्चर्स वगैरह होता है, होल वगैरह होता है, जो कि मटेरियल को ट्रांसफ़र करता है अंदर और बाहर जाने के लिए दोस्तों। तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में होता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। इसके आगे अगर न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर के बारे में अगर देखें, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, तो उसको एक्चुअली अंदर, न्यूक्लियस के अंदर भी एक स्ट्रक्चर होता है जिसको कि न्यूक्लियोलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोलस। और ये न्यूक्लियस का ये बाउंड्री है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियोलस, और ये बीच में जो दोस्तों होता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। इसको बोलते हैं न्यूक्लियो और प्लाज्म। और इस न्यूक्लियोप्लाज्म में प्रोटीन्स, आरएनए, राइबोसोम्स होता है जो कि प्रोटीन सिंथेसिस करता है, वो इस न्यूक्लियोप्लाज्म में होता है दोस्तों। इसका स्ट्रक्चर देखेंगे दोस्तों तो ये अंदर ऐसे 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 थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको कि क्रोमाटिन बॉडीज बोलते हैं, क्रोमाटिन बॉडीज बोलते हैं, जो कि न्यूक्लियोप्लाज्म में ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जैसे होता है दोस्तों। इसका स्ट्रक्चर वगैरह इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो उस जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है उसी को हम लोग बोलते हैं क्रोमाटिन बॉडीज़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रोमाटिन बॉडीज़। और उसी क्रोमाटिन बॉडीज़ में होता है अपना डीएनए और आरएनए, जिसका फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, मेरे साथ फिर से बोलिए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए क्या है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये कहाँ होता है? क्रोमाटिन बॉडीज़ में होता है। क्रोमाटिन बॉडीज़ कहाँ होता है? न्यूक्लियस में होता है, ठीक है। तो न्यूक्लियोप्लाज्म में होता है, न्यूक्लियस में होता है दोस्तों, ठीक है। और न्यूक्लियस कहाँ होता है? वो सेल के अंदर होता है दोस्तों, ठीक है। तो छोटा छोटा चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए दोस्तों। तो ये जो क्रोमोजन जब डिवाइडिंग के स्टेज पे आता है, जो डिवीजन होता है सेल का, जब डिवीजन, सेल जब डिवाइड होकर 1 से 2 होते हैं, तब ये जो होता है दोस्तों, तो ये क्रोमाटिन बॉडीज़ वगैरह जो होता है, क्रोमोजम्स वगैरह बन जाते हैं दोस्तों, ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होके क्रोमोजम्स वगैरह बन जाते हैं। इंसान में 23 पेयर्स मतलब 46 क्रोमोजम्स हैं दोस्तों, ठीक है। जो कि क्या होता है, इसमें इंफॉर्मेशंस वगैरह होता है। उसमें क्या होता है? डीएनए वगैरह में क्या होता है? इन्फॉर्मेशन होता है। किस चीज़ का इन्फॉर्मेशन दोस्तों? आप ये जो भी हो, काले हो, गोरे हो, पतले हो, आपका आँख कैसे दिखता है, आपका गला कैसे दिखता है, आपका पेट कैसा दिखता है, ये सब का इन्फॉर्मेशन ही होता है अपने डीएनए में दोस्तों, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो कमाल का चीज़ है दोस्तों। तो ये इसका न्यूक्लियस का सिग्निफिकेंस क्या है? सेल्यूलर का रिप्रोडक्शन में काम आता है दोस्तों, बहुत बड़ा ये काम है। रिप्रोडक्शन ही नहीं होगा तो लाइफ ही नहीं चलेगा दोस्तों, ठीक है। तो ये सेल का रिप्रोडक्शन में भी इसका बहुत बड़ा। एक हमने क्या पढ़ा दोस्तों, सेल में क्या क्या चीज़ होते हैं वो उसके बारे में हम लोग देखे थे। जो सेल होता है, देखिए टिपिकल सेल ऐसे होता है, तो उसके ऊपर बोलते हैं हम लोग, ये होता है अपना सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन, ठीक है दोस्तों। और बीच में क्या होता है दोस्तों? बीच में होता है अपना न्यूक्लियस, ठीक है दोस्तों, बीच में होता है अपना न्यूक्लियस। तो ये जो न्यूक्लियस और ये सेल मेम्ब्रेन के बीच वाला जो लिक्विड होता है, बीच वाला जो विस्कस लिक्विड, उसको बोलते हैं दोस्तों साइटोप्लाज्म, जिसको कि सेल फ्लूइड भी बोला जाता है दोस्तों, ठीक है। इसमें 80% वाटर होता है दोस्तों, 80% इसमें वाटर होता है, और ये विस्कस होता है, और इसको साइटोसोल भी बोला जाता है। और जितने भी सेल के ऑर्गेनल्स वगैरह देख रहे हैं यहाँ पे, देखिए कितना सुंदर डायग्राम है। तो ये न्यूक्लियस है अपना, और ये बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये अंदर है अपना साइटोप्लाज्म, जिसके अंदर छोटा छोटा सेल ऑर्गेनल्स वगैरह भी होते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो साइटोप्लाज्म का सिग्निफिकेंस क्या है दोस्तों? साइटोप्लाज्म एक्चुअली दोस्तों, साइटोप्लाज्म में सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट भी होता है, न्यूट्रिएंट्स होता है दोस्तों, और इसमें बहुत सारा स्पेसिफिक फंक्शंस वगैरह भी सेल ऑर्गेनल्स वगैरह करते हैं। कोई प्रोटीन बनाता है, कोई पैकेजिंग का काम करता है, कोई पावर हाउस ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। तो ये सारे की चीज़ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सेल ऑर्गेनल्स के बारे में, और एक पार्ट 3 में आपको पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा सेल का पार्ट 3 वाले में, ठीक है दोस्तों। तो ये आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा होगा और ये आपको अच्छा लगा होगा। तो लास्ट में आता है अपना क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस, एमसीक्यू, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है अपना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये जो भी पढ़ा गया है उसी के अंदर से कुछ कुछ क्वेश्चंस वगैरह आपके लिए फ्रेम किया गया है दोस्तों। तो इसे कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों, कमेंट कीजिएगा इसका आंसर्स वगैरह दोस्तों, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो ये सारा का सारा यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 10 से 12 क्वेश्चन है दोस्तों, 10 to 12 क्वेश्चन। इसको ज़रूर इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको क्वेश्चन का आंसर वगैरह ढूंढिए, एनसीईआरटी बुक्स को लाइन बाय लाइन पढ़िए। पढ़ने के बाद दोस्तों ये क्वेश्चंस वगैरह को अटेम्प्ट कीजिए और यहाँ पे कमेंट कीजिएगा दोस्तों। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, आपको धन्यवाद।